हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के अंदर पेलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। ये जो है हम ये वीडियोस कवर कर चुके हैं। इन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। अगर वीडियोस पसंद आती है, हेल्पफुल लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे पेलेंटियोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में। तो सबसे फर्स्ट, ये जो पेलेंटियोलॉजिकल एविडेंसेस है ये क्या होते हैं? द फॉसिल्स। ये क्या होते हैं? फॉसिल्स होते हैं। एंड ये जो फॉसिल्स है ये लैटिन वर्ड फोसिलम से लिया गया है। फोसिलम का मीनिंग होता है समथिंग डग आउट, यानी कि कुछ भी खोद के बाहर निकालना। ठीक है, डग आउट करना उसको। और टेरिफाइड रिमेन्स, ठीक है, ये क्या है? ये दबे हुए रिमेन्स हो सकते हैं एंड और इम्प्रेशंस हो सकते हैं। ठीक है, लाइक कोई चीज अगर लंबे टाइम तक कोई प्रेशर के नीचे दबी हुई है तो वो अपना जो भी उसका स्ट्रक्चर है उसका इंप्रेशन उस सरफेस के ऊपर छोड़ देगी। तो इंप्रेशन हो सकते हैं हार्ड पार्ट्स के ऑफ द एंशिएंट ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जो एंशिएंट ऑर्गेनिजम्स थे उनके टेरिफाइड रिमेन्स हो सकते हैं या फिर इंप्रेशंस हो सकते हैं। प्रिजर्व्ड इन द सेडिमेंट्री रॉक्स। एंड ये क्या हो गई? ये फोसिल्स है या रिमेन्स है, ये सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर प्रिजर्व हो गए। सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर कैसे प्रिजर्व हुए? क्योंकि ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स है फॉर्म्ड एट द सी फ्लोर। सी का जो फ्लोर होता है उस पे ये बननी स्टार्ट हुई, यानी कि जो सी का बॉटम होता है वहां पे बननी स्टार्ट हुई। लाइक ये एक हमने वाटर बॉडी की अगर बात की है तो ये इसका बॉटम है। इस बॉटम के ऊपर अब क्या हुआ? लेयर बाय लेयर यहाँ पे सोइल पार्टिकल्स डिपॉजिट होते रहे एंड ये क्या फॉर्म कर लेंगे? यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म कर लेंगे। तो ग्रेजुअल डिपोजिशन ऑफ द सोइल पार्टिकल्स इन लेयर आफ्टर लेयर, लेयर के बाद लेयर के बाद लेयर आफ्टर लेयर क्या होती रही? यहाँ पे सोइल पार्टिकल्स की डिपोजिशन होती रही, जिसकी वजह से यहाँ पे जो सेडिमेंट्री रॉक्स है उनकी फॉर्मेशन होती रही। अब यहाँ पे जब ये रॉक्स की फॉर्मेशन हो रही थी सेडिमेंट्री रॉक्स की, तो सपोज यहाँ पे अगर कोई ऑर्गेनिज्म जो है डेथ कोज कर गया है, कोई ऑर्गेनिज्म किल हो गया है, डेड हो गया, तो अगर वो इस सरफेस के ऊपर यहाँ पे अगर है, उसके अब सॉफ्ट पार्ट्स है वो क्या हो जाएंगे? यहाँ से डिकम्पोज हो जाएंगे, डिग्रेड हो जाएंगे। लेकिन हार्ड पार्ट्स क्या होंगे? वो नेक्स्ट यहाँ पे सोइल लेयर आएगी, नेक्स्ट आएगी, तो वो दब जाएंगे। तो ऐसे करके यहाँ पे फोसिल्स बने थे। और अदर मीडिया हो सकते हैं जैसे कि वोल्केनिक एस, आइस, पीट बॉग, सैंड, मड, ये सब हो सकते हैं। सो अ फॉसिल इज अ ऑर्गेनिक रेलिक ऑफ द पास्ट। तो हम फॉसिल को क्या बोल सकते हैं? ये एक ऑर्गेनिक रेलिक है। रेलिक का मीनिंग होता है अवशेष। ठीक है, रेलिक का मीनिंग होता है ये क्या है? अवशेष है। यानी कि फॉसिल्स क्या है? हमारे पास्ट के ही जो हम बोल सकते हैं रिमेन्स है या फिर इंप्रेशंस है, जो पास्ट लाइफ थी, जो हमारे एंसेस्टर्स थे या फिर एंशिएंट ऑर्गेनिजम्स थे, उनके ही क्या है? ऑर्गेनिक रेलिक है। इसके बाद अगर हम देखें पेलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस के अंदर कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि सबसे फर्स्ट टर्म है यहाँ पे पेलेंटियोलॉजी। पेलेंटियोलॉजी क्या होती है? द स्टडी ऑफ पास्ट लाइफ बेस्ड ऑन द फॉसिल रिकॉर्ड। जो भी हमें फॉसिल रिकॉर्ड मिल रहे हैं उनकी उनके जो पास्ट की स्टडी करनी और उन फॉसिल रिकॉर्ड के बेस के ऊपर, तो इसको बोला जाता है पेलेंटियोलॉजी। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ फॉसिल प्लांट्स। ठीक है, अब ये अगर प्लांट्स, ये अगर फॉसिल्स प्लांट्स है तो इसको पेलेंटियो बोटनी बोलते हैं, पेलियो बोटनी बोलते हैं। एंड ये अगर एनिमल्स है, ठीक है, स्टडी ऑफ फॉसिल एनिमल है तो इसको पेलियोजोलॉजी बोलते हैं। इसके बाद फादर ऑफ पेलिंटोलॉजी कौन है? ये है लियोनार्ड डी वाइट। ठीक है, एंड इसके अलावा फाउंडर ऑफ मॉडर्न पेलिंटियोलॉजी इसके हैं जो जी कुवियर। तो ये टर्म है जो कि इंपॉर्टेंट है। ये फादर हो गया एंड ये फाउंडर होगा मॉडर्न पेलिंटोलॉजी का। इसके बाद अगर हम देखें ये जो पेलेंटियोलॉजिकल एविडेंसेस है, यानी कि जो हमने फॉसिल्स की बात की है, तो हम एज ऑफ फॉसिल्स कैसे निकाल सकते हैं? ठीक है, कैसे हम काउंट कर सकते हैं कि ये जो फॉसिल है वो इतने साल पहले जो है उसकी वो था और उसकी फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि वो उस टाइम पे डेड हुआ था एंड इतने साल का ये फॉसिल हो गया है। तो इसके लिए कुछ मेथड्स है। एक मेथड है कार्बन 14 डेटिंग टेक्निक सजेस्टेड बाय डब्ल्यू एफ लीबी।
ठीक है, कार्बन 14 डेटिंग टेक्निक के थ्रू यहाँ पे एज ऑफ फॉसिल निकाली जा सकती है। सेकंड है यूरेनियम लेड मेथड प्रपोज बाय बोल्टवुड। ठीक है, यूरेनियम लेड मेथड जो है ये सबसे एक्यूरेट मेथड होता है, ये सबसे क्या होता है, एक्यूरेट मेथड होता है एज ऑफ फॉसिल काउंट करने का। एक और मेथड है पोटेशियम आर्गन मेथड। ठीक है, इससे भी क्या की जा सकती है, फॉसिल्स की एज जो है काउंट की जा सकती है। तो ये तीन मेथड्स हैं जिनमें से यूरेनियम लेड मेथड जो है वो क्या है, सबसे एक्यूरेट एज बताता है। नेक्स्ट अगर हम देखें कुछ यहाँ पे ऐसे रीजन्स आते हैं, ठीक है, लाइक अनफॉर्चुनेटली आवर नॉलेज ऑफ जियोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ फॉसिल इज इनकम्प्लीट ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। जो ये जियोलॉजिकल रिकॉर्ड है फॉसिल्स का, ठीक है, जियोलॉजिकल रिकॉर्ड जो है फॉसिल्स का वो इनकम्प्लीट है। वो इनकम्प्लीट क्यों है, इसके लिए कुछ रीजन्स है। रीजन्स लाइक ओनली द हार्ड पार्ट्स ऑफ द एनिमल कैन बी प्रिजर्व। सिर्फ एनिमल का हार्ड पार्ट ही प्रिजर्व किया जा सकता है। ठीक है, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स फॉसिल्स डू नॉट फॉर्म फॉसिल। एंड जो सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं, क्योंकि इनकी सॉफ्ट बॉडी जल्दी से क्या हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है या फिर ये डिकम्पोज हो जाती है, जिसकी वजह से ये फॉसिल्स नहीं बनाता है, डू नॉट फॉर्म फॉसिल। तो सिर्फ जो हार्ड पार्ट्स जो है एनिमल्स के वही प्रिजर्व किए जा सकते हैं। तो ये क्या हो गया, एक यहाँ पे एक रीजन हो गया। सेकंड, द मरीन एनिमल हैव मोर चांसेस ऑफ बीइंग प्रिजर्व। अब सेडिमेंट्री रॉक जो है वो वाटर के अंदर फॉर्म हो रही थी, सी के अंदर फॉर्म हो रही थी, तो मोर चांसेस थे कि जो मरीन एनिमल्स थे वो वहां पे डिपॉजिट हो गए होंगे और उनके फोसिल्स ज्यादा बने होंगे, उनके चांसेस ज्यादा थे बनने के। Deep lying fossils are destroyed by underlying pressure or excessive heat. अब जो fossils बहुत ज्यादा नीचे दब गए हैं, ठीक है, डीप लाइंग फोसिल्स हैं, वो प्रेशर की वजह से एंड एक्सेसिव हीट की वजह से क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। ऑल द फोसिल्स आर नॉट विद इन द रीच ऑफ मैन, यानी कि अब तक के टाइम पे सारे के सारे फोसिल्स हमने डिस्कवर नहीं किए हैं। The fossils of the exposed sedimentary rocks are also destroyed by water and wind. एंड जो सेडिमेंट्री रॉक्स के फोसिल्स एक्सपोज हो जाते हैं वाटर एंड विंड के थ्रू, वो भी क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द डेड एनिमल्स आर डिस्ट्रॉयड बाय डिकम्पोजर्स। एंड मोस्ट ऑफ द जो भी एनिमल्स होते हैं, डेड एनिमल्स होते हैं, डेड प्लांट्स होते हैं, वो क्या कर ली जाते हैं, डिकम्पोजर्स के थ्रू डिकम्पोज कर दिए जाते हैं। Only the fragments of fossils are discovered, so it is difficult to classify the fossilized organism. अब सपोज कोई एक पूरा ऑर्गेनिज्म फॉसिलाइज्ड हुआ था, दबा था उस टाइम पे, लेकिन उसके हार्ड पार्ट या कुछ फ्रेगमेंट्स ही हमें मिलते हैं। हम जब फॉसिल्स हमें मिलते हैं, फॉसिल्स की डिस्कवरी होती है उस टाइम पे सिर्फ कुछ पार्ट्स ही या फिर हार्ड पार्ट्स ही हमें नजर आते हैं। तो इससे हम डिफिकल्टी होती है, मतलब कि हमें हम बोल सकते हैं कि क्लासिफाई करने में, ठीक है, ऑर्गेनिज्म को कि किस टेक्सोनोमिक कैटेगरी के अंदर रखें। तो ये क्या होता है कि ये डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म हमें नहीं मिलता है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारी जो जियोलॉजिकल रिकॉर्ड है फॉसिल्स का वो इनकम्प्लीट है। इसके अलावा जो ये जो पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंसेस होते हैं, ये इनकी डेफिनेशन क्या होगी। These are those extinct organisms. ये क्या है, extinct organism है which had the characters of two different groups of animals and confirms the path of the evolution as line in between these group. एक ग्रुप था, ये सेकंड ग्रुप है, एंड इन ग्रुप्स के बीच में जो ये इंटरमीडिएट ग्रुप है, ठीक है, ये जो इंटरमीडिएट यहाँ पे ग्रुप है, ये क्या है, इन इन फर्स्ट एंड सेकंड के इन बिटवीन एक लिंक है, ठीक है, इन बिटवीन एक लिंक है। तो ये पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंसेस है those extinct organisms which had the characters of two different groups. इसके पास फर्स्ट के भी होंगे, इसके पास सेकंड के भी होंगे, ठीक है, इसके पास क्या होंगे, दोनों के ही कैरेक्टर्स होंगे। एंड ये कंफर्म करता है कि ये जो दो नंबर है, यानी कि हम बात करें कि कोई ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म की, तो ये जो सेकंड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो इससे फॉर्म हुआ होगा थ्रू दिस एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एंड ये इवोल्यूशन का पाथ भी क्या करता है, कंफर्म करता है एज लाई बिटवीन दीज ग्रुप्स, ये दो ग्रुप्स के बीच में लाई करता है। हम ये नहीं बोल सकते कि एक ने कुछ और बनाया होगा, क्योंकि इसके पास एक के भी करेक्टर है, इसके पास दो के भी करेक्टर है, तो मे बी यही ऐसा रहा होगा जिसके थ्रू यहाँ पे 1 to 2 के अंदर फॉर्म हुआ है, यानी कि इसका इवोल्यूशन हुआ है।
एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे। तो एग्जाम्पल्स में सबसे फर्स्ट है आर्कियोप्टेरिक्स, जिसको लिजार्ड बर्ड बोलते हैं। ये आर्कियोप्टेरिक्स का फॉसिल है। Fossils of Archaeopteryx lithographica were discovered in 1861 के अंदर इसको डिस्कवर किया गया था बाय एंड्रीज वैगनर फ्रॉम द अपर जुरासिक लाइमस्टोन रॉक। ठीक है, अपर जुरासिक लाइमस्टोन रॉक जो थी उनसे, ऑफ सोलेनहोफेन इन बावेरिया जर्मनी के अंदर इसको डिस्कवर किया गया था आर्कियोप्टेरिक्स के फॉसिल को। इट इज अ मिसिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड बर्ड। ये क्या है, दो ग्रुप्स की हमने बात की कि दो ग्रुप्स के बीच का एक इसके अंदर कॉमन कैरेक्टर होते हैं। तो ये एक मिसिंग लिंक है बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। रेप्टाइल एंड बर्ड्स में अगर हम देखें, इसके अंदर रेप्टाइल्स के कैरेक्टर भी होते हैं, कुछ बर्ड्स के कैरेक्टर भी होते हैं। अगर हम कैरेक्टर्स की बात करें तो इसके अंदर रेप्टिलियन कैरेक्टर्स कौन से होंगे। रेप्टिलियन कैरेक्टर्स के अंदर इसके अंदर सिमिलर टीथ इन जॉ प्रेजेंट होते हैं। ठीक, प्रेजेंस ऑफ सिमिलर टीथ इन जॉज। सेकेंड है ईच फिंगर एंडिंग विद अ क्लो। यहाँ पे जो फिंगर होती है वो उसके फिंगर्स के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, क्लोज प्रेजेंट होती है, जैसे रेप्टाइल्स के अंदर होते हैं। अ लॉन्ग टेल विद अ फ्री कोडल वर्टिब्रे, एंड इसके अंदर ये लॉन्ग टेल प्रेजेंट होती है एंड इसके अंदर कोडल वर्टिब्रे यहाँ पे प्रेजेंट होती है। प्रेजेंस ऑफ कीललेस स्टर्नम। ठीक है, इसका स्टर्नम जो है यहाँ पे कीललेस स्टर्नम इसके अंदर प्रेजेंट होता है। एवियन कैरेक्टर कौन से होंगे, एवियन कैरेक्टर का मीनिंग है इसके अंदर बर्ड्स के कैरेक्टर्स कौन से होंगे। तो एवियन कैरेक्टर्स के अंदर प्रेजेंस ऑफ फीदर्स ऑन द बॉडी, बॉडी के ऊपर ये फीदर्स यहाँ पे प्रेजेंट है। सेकेंड, राउंडेड क्रेनियम विद इंटीमेट फ्यूजन ऑफ बोन, एंड इसकी जो क्रेनियम है वो राउंडेड होती है एंड इसके अंदर क्या हो जाता है, इंटीमेट फ्यूजन होता है बोन्स का। ठीक है, बोन्स जो है वो फ्यूज कर जाती है। फोर लिम्स modified into wings and have only 3 fingers, एंड जो फोर लिम्स है इसके, जो ये फोर लिम्स है वो विंग्स के अंदर मॉडिफाइड हो गए हैं एंड इनके अंदर सिर्फ 3 फिंगर्स ही होती है यहाँ पे फोर लिम के अंदर। Presence of 4 toes in each foot and adapted for perching as in the birds। अब इसके अंदर यहाँ पे क्या है, 4 टोज प्रेजेंट होते हैं इन ईच फूट, जो कि अडेप्टेड होते हैं पर्चिंग एज इन द बर्ड्स, पर्चिंग के लिए अडेप्टेड होते हैं, जैसे कि बर्ड्स के अंदर ये अडेप्टेशन देखने को मिलती है। प्रेजेंस ऑफ फर्कुला और विस बोन, इसके अंदर फर्कुला एंड विस बोन प्रेजेंट होती है, जो कि बर्ड्स के अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये करेक्टर्स है यहाँ पे जो कि इसको बनाते हैं एक मिसिंग लिंक बिटवीन रेप्टिलिया एंड एवियंस। These characters show that birds have evolved from the reptilians। अब ये करेक्टर शो करते हैं कि जो बर्ड्स है वो रेप्टिलिया से आई है, रेप्टिलियन एंसिस्टर से आई है। हग्सले ने बोला था कि बर्ड्स आर ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स, बर्ड्स क्या है, ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स है, यानी कि ये क्या है, रेप्टाइल से ग्लो हुए हैं, ग्लोरीफाई हुए हैं, रेप्टाइल से इवोल्व हुए हैं। तो ये हो गया आर्कियोप्टेरिक्स यहाँ पे। इसके बाद सेकंड एग्जांपल है सेमोरिया। सेमोरिया का ये हो गया यहाँ पे फॉसिल। तो ये जो सेमोरिया है इट वाज सेमी इक्वेटिक लिजार्ड लाइक कार्निवोर्स स्टेम रेप्टाइल होता है। स्टेम रेप्टाइल क्या होता है, ये एंसिस्टर्स है जिनसे रेप्टाइल्स बने थे। It is a fossil were discovered in the rocks of Carboniferous period of Paleozoic era। ठीक है, Paleozoic era के Carboniferous period के अंदर ये डिस्कवर किए गए हैं एंड इसके अंदर कैरेक्टर्स होते हैं एम्फीबियंस के एंड साथ में रेप्टाइल्स के। ठीक है, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स के दोनों के कैरेक्टर होते हैं इसके अंदर। अब एम्फीबियंस के कैरेक्टर कौन से होंगे, प्रेजेंस ऑफ शॉर्ट लिम्ब, इसके अंदर शॉर्ट लिम्ब प्रेजेंट होते हैं विच वर एक्सटेंडिंग ऑन द साइड्स फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, शॉर्ट लिम्ब ये प्रेजेंट होते हैं जो कि साइड्स ऑफ द बॉडी से, बॉडी की लेटरल साइड से एक्सटेंड करते हैं। रेप्टिलियन कैरेक्टर क्या होते हैं इसके अंदर, एक्सिस वर्टिब्रा प्रेजेंट होता है इसके अंदर, 2 सैक्रल वर्टिब्रे होते हैं एंड इंटरक्लेविकल यहाँ पे प्रेजेंट होती है इन पेक्टोरल गर्डल। ठीक है, जो पेक्टोरल गर्डल है वहां पे इंटरक्लेविकल प्रेजेंट होती है। लेड क्लीडोइक एग्स ऑन द लैंड, एंड ये क्या करता है, क्लीडोइक एग्स ले करता है जिसके ऊपर शेल प्रेजेंट होती है जिन एग्स के ऊपर, thus showing the evolution of reptiles from the amphibians। ठीक है, तो ये क्या शो करता है कि जो इवोल्यूशन है रेप्टाइल्स का वो एम्फीबियन से हुआ है। ठीक है, पहले क्या थे, एम्फीबियंस थे एंड इन एम्फीबियंस से क्या हुआ, रेप्टाइल्स बने।
एंड इन रेप्टाइल्स से हमने देखा था अभी, इनसे बर्ड्स बने थे। ठीक है, तो ये क्या है, इसके अंदर एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स दोनों के ही करेक्टर प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद मिसिंग लिंक होते हैं प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स के अंदर अगर मिसिंग लिंक की बात करें तो यहाँ पे टेरिडियोस्पर्म्स आते हैं। ठीक है, टेरिडियोस्पर्म्स जो है मिसिंग लिंक होता है बिटवीन फर्न्स एंड जिम्नोस्पर्म्स के बीच का। ठीक है, फर्न्स होंगी एंड जिम्नोस्पर्म होगा, उनके बीच का ये टेरिडोस्पर्म्स जो है एक मिसिंग लिंक होता है। शोर सीड हैबिट एंड सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जैसे सीड हैबिट हो गया, सेकेंडरी ग्रोथ है, ये कैरेक्टर्स ये शो करता है। These existed in Carboniferous and Permian periods के अंदर ये तो यहां तक हमने देख लिया है कि एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स के केस में कौन कौन से पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंसेस होते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा इनका। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोसिल्स इन डिफरेंट स्ट्रेटा ऑफ रॉक्स, यानी कि अलग अलग लेयर्स होती हैं, स्ट्रेटा होती हैं रॉक्स की। जैसे रॉक की फॉर्मेशन जब हो रही थी तो उस टाइम पे ऐसा नहीं कि रॉक एकदम से फॉर्म हो गई, तो रॉक के ऊपर लेयर बाय लेयर जो है, जैसे हमने सेडिमेंट्री रॉक्स की बात की थी, लेयर बाय लेयर वहां पे सॉइल पार्टिकल्स डिपॉजिट हुए थे। तो वो जो स्ट्रेटा है, अलग अलग स्ट्रेटा है रॉक्स के, उनके अंदर फोसिल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। लाइक यहाँ पे कुछ और डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे कुछ अलग टाइप के हैं, अलग टाइप के, अलग अलग टाइप के, अलग अलग स्ट्रेटा के अंदर अलग अलग टाइप के यहाँ पे फोसिल्स हमें नजर आ रहे हैं। It showed that there is a geological succession of the fossils from earliest to recent rocks। ये क्या शो करता है कि जियोलॉजिकल सक्सेशन, यानी कि जो लाइक जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में रॉक्स हो गई, तो इनका जो सक्सेशन है, यानी कि इनकी जो फॉर्मेशन है इस टाइम पे, फोसिल्स फ्रॉम अर्लीस्ट टू रिसेंट रॉक्स। ठीक है, अर्लीस्ट टू, लाइक अगर हम बात करें ये बिल्कुल अर्लीस्ट था। ठीक है, ये अर्लीस्ट था एंड ये हमने मान लिया कि ये रिसेंट है। तो अर्लीस्ट टू रिसेंट जो है ये जियोलॉजिकल सक्सेशन, जैसे जैसे रॉक्स की फॉर्मेशन हो रही है वैसे वैसे फोसिल्स भी है वो क्या होते जा रहे हैं, अर्लीस्ट टू रिसेंट उसके अंदर ऐड होते जाते हैं। जैसे कि उस टाइम पे ये ऑर्गेनिज्म वहां पे थे तो ये ऐड हो गए, नेक्स्ट बन गए, रिसेंट टाइम में ये बने, फिर लाइक रिसेंट टाइम अब ये है तो इसके अंदर अब ये ऐड हो गए। The fossils show two changes in geological succession। ठीक है, फोसिल्स जो है दो टाइप के चेंजेस दिखाते हैं जियोलॉजिकल सक्सेशन के अंदर। लाइक यहाँ पे फर्स्ट है बिकेम मोर न्यूमरस। एक तो ये ज्यादा न्यूमरस बन जाते हैं एज ये अर्लीस्ट टू रिसेंट तक मूव करते हैं। ठीक है, ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन इनका होने स्टार्ट हो जाता है। सेकंड, प्रोग्रेस फ्रॉम सिंपल टू मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म। एंड लाइक अगर हम बात करें जब लाइफ का ओरिजिन हुआ था या फिर बहुत सिंपल टाइप के ऑर्गेनिज्म थे उस टाइम पे, एंड अब अगर हम देखें इवोल्व हो के, इवोल्यूशन हो के वो ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स बन गए हैं। तो सिंपल टू मोर कॉम्प्लेक्स प्रोग्रेस्ड होते हैं। सो द फोसिल्स डिमोन्स्ट्रेट द पाथ ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। तो ये भी शो करता है कि जो पाथ है इवोल्यूशन का, ठीक है, पाथ है इवोल्यूशन का अर्लीस्ट टू रिसेंट, यानी कि पहले इस टाइप के फोसिल्स रॉक्स के अंदर इस टाइप के फोसिल्स मिले तो वहां पे इस टाइप के ऑर्गेनिज्म होते होंगे, एंड इस टाइम पे अगर ऐसे मिल रहे तो इस टाइम पे ऐसे टाइप के ऑर्गेनिज्म है। तो फोसिल्स डिमोन्स्ट्रेट करते हैं कि इवोल्यूशन का पाथ क्या है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रॉक्स ऑफ ईरा एंड डोमिनेंट टाइप ऑफ फोसिलाइज्ड एनिमल्स कौन कौन से थे उस टाइम पे, तो अगर हम देखें रॉक्स ऑफ ईरा, सबसे फर्स्ट है आर्कियोजोइक, यानी कि ईरा ऑफ डॉन ऑफ लाइफ। इसके अंदर कोई फोसिल्स नहीं थे। ठीक है, इसके अंदर नो फोसिल रिकॉर्ड मिलता है यहाँ पे। नेक्स्ट है प्रोटेरोजोइक, जिसको हम बोलते हैं ईरा ऑफ प्रिमिटिव लाइफ। अब लाइफ जो है बननी स्टार्ट हो गई थी, प्रिमिटिव लाइफ थी इस टाइम पे। अ फ्यू फोसिल्स ऑफ सिंपल मेराइन इनवर्टिब्रेट, यहाँ पे क्या मिलते हैं, सिंपल फोसिल्स मिलते हैं मेराइन इनवर्टिब्रेट्स के। नेक्स्ट है ऑर्डोविसियन पीरियड ऑफ अर्ली पैलियोजोइक ईरा। ठीक है, पैलियोजोइक के मिड पैलियोजोइक एंड लेट पैलियोजोइक है। तो सबसे पहले अर्ली पैलियोजोइक के अंदर ऑर्डोविसियन आता है। ऑर्डोविसियन को बोला जाता है एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, यानी कि इस टाइम पे इनवर्टिब्रेट्स डोमिनेट करते थे। डिवोनियन पीरियड के अंदर फिशिज एंड एल्गी जो है वो क्या करती थी, यहाँ पे वो डोमिनेट करती थी। कार्बोनिफेरस पीरियड के अंदर एम्फीबियंस एंड फर्स जो है वो डोमिनेट करते थे। नेक्स्ट है मीजोजोइक ईरा, जिसको बोला जाता है ईरा ऑफ मेडिवियल लाइफ।
इसके अंदर जुरेसिक पीरियड एज द एज ऑफ रेप्टाइल्स, यानी कि डायनासोर्स उस टाइम पे बहुत ज्यादा डोमिनेंट थे, एंड साथ में यहाँ पे जिम्नोस्पर्म्स एंड सिनोजोइक ईरा, यानी कि ईरा ऑफ मॉडर्न लाइफ, इसके अंदर टिपिकल मैमल्स इन अर्ली पार्ट, एप एंड मैन इन लेटर पार्ट, ठीक है, एप एंड मैन इन लेटर पार्ट, एंड इसके अंदर प्लियोसिन जो है इपोक, इमर्जेंस ऑफ मेंस, वाइल प्लिस्टोसिन इपोक कॉल्ड द एज ऑफ मैमल्स, यानी कि इस टाइम पे जो मैमल्स है वो सबसे ज्यादा डोमिनेंट हो गए थे, साथ में यहाँ पे एंजियोस्पर्म्स। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रॉक्स ऑफ ईरा है एंड डोमिनेंट उस टाइम पे फोसिलाइज्ड होते थे। इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स कौन से ईरा को बोला जाता है, एज ऑफ फिश या फिर एल्गी, एज ऑफ एम्फीबियंस, एज ऑफ रेप्टाइल्स या फिर एज ऑफ मैमल्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये जो है पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ। अब अगर हम पास्ट को देखें एंड प्रेजेंट को देखें, इन फॉर्म्स अगर लाइफ के बीच में डिफरेंशिएट करें, तो पास्ट के अंदर जैसे कि हमें हमारे पास्ट के अंदर हम कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं कि हमारे पास फॉसिल्स है उस टाइम पे, एंड प्रेजेंट में हमारे पास लिविंग फॉर्म है। तो अगर हम डिफरेंशिएट करें, fossils studies showed that plants and animals that existed in past were different from their related living forms, यानी प्रेजेंट में जो है एंड पास्ट में जो थे उनसे क्या है, जो भी उनके रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स थे वो अलग अलग फॉर्म में थे उस टाइम पे, वो और कैसे दिखते थे, अब वो और अलग टाइप के दिखते हैं। दिस प्रूव्स दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर म्यूटेबल, ठीक है, ये प्रूव करता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है म्यूटेबल है, यानी कि उनके अंदर म्यूटेशंस आती रहती है, और हम बोल सकते हैं उनके अंदर चेंजेस आते रहते हैं। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, लाइक डायनासोर्स के अंदर, डायनासोर्स में ब्रोंटोसोर्स एंड टिरेनोसोर्स, ठीक है, जो कि क्या है, टिरेनोसोर्स जो है कार्निवोर्स डायनासोर है जो कि 13 मीटर लॉन्ग होता है, ठीक है, ये वाला, एंड और जाइंट रेप्टाइल्स ऑफ जुरासिक पीरियड ऑफ द मीसोजोइक ईरा। जुरासिक पीरियड के अंदर, जो मीसोजोइक ईरा के अंदर जुरासिक पीरियड था, उसके अंदर ये जाइंट रेप्टाइल्स वो डोमिनेट करते थे। एंड ब्रोंटोसोर, ठीक है, ब्रोंटोसोर्स जो है एक हर्बीवोर डायनासोर है जो कि 25 मीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। ये हो गए पास्ट के जो रेप्टाइल्स थे, डायनासोर्स थे पास्ट के। अब अगर हम अब के रेप्टाइल्स को देखें, लाइक अब के रेप्टाइल्स के अंदर हम देखेंगे, रेप्टाइल्स आर स्मॉल साइज एंड कार्निवोर्स, लाइक ये हर्बीवोर्स भी था, लेकिन अब के टाइम के स्मॉल साइज होते हैं एंड कार्निवोर्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के लिजार्ड है। तो ये क्या है, यहाँ पे कार्निवोर्स है एंड स्मॉल साइज की होती है। तो ये डिफरेंस हो गया, लाइक पहले कैसे दिखते थे और अब कैसे हो गए हैं। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम ले इसके अंदर, देर आर स्ट्रक्चरल एंड सोशल डिफरेंसेस बिटवीन अर्ली एंड मॉडर्न मैन, ठीक है, अर्ली एंड मॉडर्न मैन के बीच में स्ट्रक्चरल डिफरेंस तो है ही है, साथ में इसके अंदर सोशल डिफरेंस भी है, ठीक है, वो और कैसे बिहेव करता था, अब वाला जो मॉडर्न मैन है वो अलग तरीके से बिहेव करता है। तो इनके बीच में स्ट्रक्चरल एंड सोशल डिफरेंसेस होते हैं अर्ली मैन एंड मॉडर्न मैन के बीच में। इसके बाद नेक्स्ट आता है फाइलोजेनेटिक स्टडीज। फाइलोजेनेटिक स्टडीज की अगर हम बात करें, फाइलोजेनी क्या है, फाइलोजेनी क्या आता है, इज द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को हम फाइलोजेनी बोलते हैं। इट कैन बी ट्रेस्ड बाय द स्टडी ऑफ फोसिल्स ऑफ द डिफरेंट पीरियड। अब अलग अलग पीरियड की फोसिल्स की अगर हम स्टडी करें तो हम इसकी जो है हम फोसिल्स के थ्रू इस ऑर्गेनिज्म को ट्रेस कर सकते हैं, कि इसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को ट्रेस कर सकते हैं। अब अगर दो एग्जांपल हम ले, सबसे फर्स्ट है यहाँ पे एंसेस्ट्री ऑफ हॉर्स का। एंसेस्ट्री ऑफ हॉर्स के अंदर अगर हम देखें, द फाइलोजेनी ऑफ हॉर्स, यानी कि फाइलोजेनी क्या होगी, इसकी जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है। तो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ हॉर्स हैज बीन ट्रेस्ड फ्रॉम द फॉसिल्स डिस्कवर्ड फ्रॉम टर्सरी रॉक्स ऑफ यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। जो टर्सरी रॉक्स है नॉर्थ अमेरिका की एंड यूरोप की, वहां से जो है इसके फोसिल्स निकाले गए हैं, उनको ट्रेस करके हम बता सकते हैं कि इसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री कैसी रही होगी। एंड ये ऑन्टिनियल सी मार्स ने 1879 के अंदर डिस्कवर किए थे। एंड जो हॉर्स का इवोल्यूशन है वो नॉर्थ अमेरिका के अंदर स्टार्ट हुआ था। तो अगर हम यहाँ पे देखें, देखो सबसे फर्स्ट यहाँ पे है योहिपस था 60 मिलियन ईयर्स एगो। इसकी लेंथ जो है 0.4 मीटर थी।
इसके बाद मीजोहिपस आया, देन मैरिचिपस आया यहाँ पे, फिर प्लियोहिपस आया, एंड मॉडर्न हॉर्स जो है ये ऐसा होता है 1 मिलियन ईयर्स एगो का मॉडर्न हॉर्स, जिसकी हाइट जो है 1.6 मीटर की होती है। तो यहाँ पे हाइट जो है वो इंक्रीज हुई है, साइज जो है वो इंक्रीज हुआ है, एंड यहाँ पे जो डिजिट्स है वो रिड्यूस हुई है। डिजिट्स क्या हो गई है? रिड्यूस हो गई है। अब एंसिस्ट्री ऑफ हॉर्स कंफर्म करता है फॉलोइंग फैक्ट। डिटेल में क्या क्या चेंजेस होते हैं वो हम अलग से डिस्कस करेंगे कि कैसे फाइलोजेनी हॉर्स की होती है, कैसे मैन की होती है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हम पेलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं। तो एंसिस्ट्री ऑफ हॉर्स कंफर्म करती है ग्रेजुअल इंक्रीज इन हाइट। हमने देखा कि उसके अंदर हाइट जो है इंक्रीज होती जा रही है। एंड डिजिट्स की अगर हम बात करें, ओनली थर्ड डिजिट इसके अंदर प्रेजेंट होती है, सेकंड एंड फोर्थ डिजिट जो है इसके अंदर स्प्लिंट बोन की तरह प्रेजेंट होती है। रिडक्शन इन नंबर ऑफ फंक्शनल डिजिट, एंड फंक्शनल डिजिट्स का जो नंबर है वो भी क्या हो जाता है, यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है। इंक्रीज इन साइज ऑफ क्राउन ऑफ मोलर्स फॉर च्यूइंग एंड ग्रेजिंग ग्रास, एंड इसके जो क्राउन्स है, साइज ऑफ क्राउन्स है मोलर्स का, ठीक है, मोलर्स से क्राउन का साइज है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि इसको ग्रास जो है च्यू करनी होती है। इसके बाद सेकंड है यहाँ पे एंसेस्ट्री ऑफ कैमल। कैमल की एंसेस्ट्री को हम देखें तो यहाँ पे इसके स्कल एंड टीथ हो गए, लिम्ब बोन्स हो गए, ये ऑर्गेनिज्म हो गया। देखो हाइट यहाँ पे कम है, हाइट जो है ग्रेजुअली इंक्रीज हुई है। प्रेजेंट वाले कैमल की हाइट जो है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एंसेस्ट्रल वन की। एंड इनके अंदर जो स्कल्स है वो भी क्या हुई है, बाय टाइम कोर्स ऑफ इवोल्यूशन के अंदर वो भी चेंज हुई है। The phylogeny of camel has been traced from the fossils discovered from the rocks of Cenozoic era. Cenozoic era के जो rocks है उनसे डिस्कवर हुए हैं इसके fossils, एंड उन fossils के थ्रू हम ट्रेस कर सकते हैं कैमल की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को। Evolution of camel has also started in the North America. कैमल का भी जो है इवोल्यूशन नॉर्थ अमेरिका के अंदर स्टार्ट हुआ था, हॉर्स का भी नॉर्थ अमेरिका के अंदर स्टार्ट हुआ था। अब जो चेंजेस आई है इवोल्यूशन ऑफ केमिकल के अंदर, सॉरी इवोल्यूशन ऑफ कैमल के अंदर, तो कौन कौन से चेंजेस आए यहाँ पे, लाइक लॉस ऑफ लेटरल डिजिट इन द लिम्ब। लिम्स के अंदर जो इसकी लेटरल डिजिट होती है, ठीक है, लेटरल डिजिट्स होंगी वो क्या हो जाती है, यहाँ पे उनका लॉस हो जाता है। इलोंगेशन ऑफ मेटापोडियल्स, यानी कि मेटाटार्सल्स एंड मेटाकार्पल्स, मेटाटार्सल एंड मेटाकार्पल्स का इलोंगेशन हो जाता है, एंड द फ्यूजन टू फॉर्म कैनोन बोन्स, एंड ये कैनोन बोन्स जो है वो फॉर्म कर लेती है। ब्रॉडनिंग एंड डिवेलपिंग फेलेंजिस, इसकी जो फेलेंजिस है वो ब्रॉड हो जाती है एंड वो और ज्यादा डिवेल्प हो जाती है। एंड फुट पैड क्या होंगे, लाइक इसका ये फुट है, ये इसका फुट पैड होगा, यहाँ पे जो सोल होगा, टू हेल्प इन डिजिग्रेट लोकोमोशन। डिजिग्रेट लोकोमोशन में हेल्प करता है। डिजिग्रेट लोकोमोशन का मीनिंग होता है लाइक अगर हम बात करें कैट की बात करें, डॉग की बात करें, तो कैट एंड डॉग क्या करते हैं, इनकी जो डिजिट्स होते हैं सिर्फ उन डिजिट्स के थ्रू क्या करते हैं, ये उन डिजिट्स के थ्रू ही मूवमेंट करते हैं या फिर लोकोमोशन करते हैं, ठीक है। डिजिट्स के थ्रू लोकोमोशन को डिजिग्रेट लोकोमोशन बोला जाता है। तो फुट पैड हेल्प करते हैं इसके अंदर डिजिग्रेट लोकोमोशन के अंदर। साइज जो है हमने देखा, साइज ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ है। एंसिस्टर से प्रेजेंट का साइज जो है बहुत बड़ा होता है। अगर दोनों का कंपैरिजन करें वो बिल्कुल स्मॉल साइज का था। रिडक्शन इन नंबर ऑफ टीथ जो है वो उनके नंबर के अंदर भी यहाँ पे रिडक्शन हुआ है कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिए हैं पेलेंटियोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोकेमिकल एविडेंसेस के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।